करना चाहता हूं क्योंकि ये लाइन झूठ नहीं है, पर अफसोस की सच भी नहीं है। 68 वहां तक की गिनती है जहां कोई पहुंच सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं करीब 80,000 लोगों तक सरकार पहुंची है, और जहां कोई पहुंचता नहीं है वहां की गिनती भी नहीं आती। अब जो बच गए वो कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट था। 15 मिनट में यह तय करना था कि क्या उठाना है, किसे उठाना है और किधर भाग जाना है। कई जगहों पर पानी 10 मीटर से ऊपर चला गया, यानी कई मंजिला। जिन गांवों में ये हुआ उन गांव के लोगों ने जिंदगी में पहले बाढ़ देखी ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और ये जगह बहुत दूर नहीं, बस शायद दिल्ली से दूरी नॉर्थ ईस्ट कई बार बहुत ज्यादा होता है। हम भूल जाते हैं कि शिवसागर भी हमारा है, जोरहाट भी हमारा है, चराइदेव भी हमारा, और आज ये पानी में डूब रहे हैं, देश के बाकी हिस्सों से कट रहे हैं। और जब कोई इलाका कटता है तो अफसोस की उसकी खबरें भी कट जाती है। और इसीलिए आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि पिछले 15, 20, 25 दिनों में आपने कितनी बार असम का नाम सुना, कितनी बार इस पर प्राइम टाइम में डिबेट हुई, कितनी बार बहस हुई, जबकि 68 लोग मर चुके सरकारी आंकड़े। हमारी नजरों से भी ओझल, लेकिन आज इस पर हम बात करें। आज बात करें, सरकार से सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा कि नागालैंड में बादल फटे। अब बादल फटना इतना जादुई शब्द है कि जैसे ये शब्द आता है सारी जिम्मेदारियां जो है वो प्रकृति पर चली आती है, आसमान पर केस बंद। लेकिन जब मौसम विभाग ने कहा कि बादल फटा ही नहीं, और ये भी कहा कि इतनी बारिश यहां नई बात नहीं, और अकेली बारिश से ये तबाही समझाई भी नहीं जा सकती, तो फिर सवाल ये उठता है कि जब सरकार का अपना ही विभाग कह रहा, तो क्या इतनी ज्यादा तबाही असम में होनी चाहिए थी? और अगर ये तबाही हुई तो फिर असम की खबर गायब क्यों हुई? अगर आसमान ने ये नहीं किया तो फिर किसने असम के इतने लोगों को छीन? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आज इस सवाल पर हम बात करें। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज से कई साल पहले असम बाढ़ कवर करने के लिए मैं असम गया था, कोविड के दौरान। तब जो हालात थे वो बहुत पीड़ादायक थे, लेकिन अफसोस कि आज इतने सालों बाद भी ये हालात जस के तस बने। इसलिए आज मैं 3 सवाल पूछूं। पहला, अगर बारिश पूरी वजह नहीं है तो बाकी वजह क्या है, वो किसने बनाई है? दूसरा, जहां बाढ़ हर साल आती है वहां 70 सालों में कितनी तैयारी, पैसा कहां? और तीसरा, क्या असम में बाढ़ का इलाज है या है ही नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आज इन तीनों सवाल पर हम बड़ी बेबाकी से सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछेंगे। लेकिन इस सवालों की शुरुआत करें उससे पहले असम के लोगों से और देश के लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारी ताकत में आप भी हौसला अफजाई कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ निभाएंगे और आपकी हर खबर को मजबूती से उठाएंगे। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए। Have you ever checked how much interest you earn? हमने डिस्क्रिप्शन में। अब सवाल कि असम में हो क्या रहा, तो असम में 7.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे, और ये 7.5 लाख का आंकड़ा जो है ये सुनकर समझ में नहीं आए क्योंकि नंबर बहुत बड़ा। इसे ऐसे समझिए, सबसे बुरे वक्त में अकेले शिवसागर में करीब 3.5 लाख लोग पानी में थे, चराइदेव में 1.25 लाख लोग पानी, पूरा का पूरा जिला पानी में बैठा। साथ में 56,000 हेक्टेयर फसल डूब गई, 4.5 लाख जानवर चपेट में। और असम में मवेशी सिर्फ जानवर नहीं होते, वो किसान की आखिरी जमा पूंजी होती। लेकिन आंकड़े रहने दीजिए, आपको एक घर की कहानी सुनाते हैं। 21 जुलाई की शाम करीब 7 बजे चराइदेव के लकवा अभयपुरी गांव में रोणी दुबरा के घर में पानी घुस जाता है। परिवार ऊंची जगह की तरफ भागने लगता है, लेकिन धार इतनी तेज होती है कि संभलने का मौका नहीं मिलता। सबसे पहले तुतुमोनी और बेटी विदिशा बह जाती है। दोनों बेटे विद्युत और विप्लव मां और बहन को बचाने पानी में कूद पड़ते हैं और धार उन्हें भी बहा ले जाती है। कुछ ही मिनटों में एक घर के 4 लोग पानी में समा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि परिवार का कहना है कि उन्होंने उस वक्त सरकारी हेल्पलाइन को फोन किया, लेकिन जवाब नहीं। जब तक टीम पहुंची वक्त निकल गया था। यह आरोप गांव वालों का है, अदालत का फैसला नहीं, लेकिन आरोप इतना बड़ा है कि जांच तो होनी चाहिए। अब हमारे आपके लिए सुनते वक्त खबर ये 68 में 4 नंबर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये मां थी, बेटी थी, दोनों बेटे थे, और जो बच गए उनकी भी कहानी सुनी थी।
सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि राहत शिविरों में असम में फिलहाल 2157 बच्चे तिरपाल के नीचे। 187 ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं या जिन्होंने अभी अभी अपना बच्चा जना है। मैं ये नहीं कह रहा कि शिविर में नहीं होना चाहिए था, डूबे घर से तो शिविर बेहतर है। मेरा सवाल दूसरा है, उन शिविरों में कितनी आशा एएनएम तैनात है? यह आंकड़ा कहीं नहीं, और जो गिना नहीं गया उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब समझना यह है कि असम सरकार ने बाढ़ को लेकर पहले झूठ बोला, क्योंकि असम सरकार की तरफ से पहले कहा गया कि नागालैंड में बादल फटा, लेकिन बादल फटना कोई मन की बात थोड़ी, उसका नाप होता है। बादल फटना उसे कहते हैं जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी गिर जाए, एक घंटे। और वहां क्या हुआ? नागालैंड के मोन जिले में 19 जुलाई को 137 मिलीलीटर पानी, वो भी 8 से 9 घंटे। यानी जो बताया गया वो हुआ ही नहीं। और कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री ने खुद भी माना कि हाँ, बादल नहीं फटा, बारिश बादल फटने जैसी थी। अब ईमानदारी की बात कि सच है, बारिश वहां बहुत ज्यादा हुई। मुख्यमंत्री की माने तो नागालैंड के 3 जिलों और असम के चराइदेव में आम दिनों से 4-5 गुना ज्यादा पानी। ये मामूली बात नहीं और मैं इसे छिपाऊंगा भी नहीं। लेकिन वो लाइन समझिए जिस पर ये पूरा वीडियो टिका है, और ये मेरी नहीं, मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने कहा कि इतनी बारिश नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई अनोखी बात नहीं, वहां ऐसा पहले भी हुआ। इसलिए अकेली बारिश से इन बाढ़ों को समझाया नहीं जा सकता, खासकर वहां जहां पहली बार पानी भरा। आप दोबारा सुनिए, ये विपक्ष नहीं कह रहा, ये सरकार का अपना मौसम विभाग कह रहा है कि अकेले बारिश को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और यहां पर मैं एक बात और साफ कर दूं कि ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। सरकार ने सेना उतारी है, एनडीआरएफ उतारा है, हजारों लोग नाव से निकाले गए हैं, राहत हुई है, तैयारी हुई है। लेकिन ये दो अलग चीजें। राहत यानी आग लगने के बाद पानी डालना, तैयारी यानी आग लगने से पहले बाल्टी भर कर रखना। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाल्टी खाली थी, बाल्टी भरी हुई थी। वो पिछले साल की बाढ़ के नाप से भरी, इस साल की नाप से तैयारी नहीं थी। मेरा सवाल बाल्टी के नाप। अब एक सवाल आम लोगों के मन में आना चाहिए कि असम में आखिर हर साल बाढ़ क्यों आती? क्योंकि 2019 में जब मैं असम गया तब भी वहां बाढ़ थी, तब भी मैं स्टोरी कर रहा था असम डूब रहा है, आज भी असम डूब। और इसे समझने के लिए आपको असम को समझना पड़ेगा। असम की घाटी एक थाली जैसी, 3 तरफ पहाड़ है, बीच में मैदान। पहाड़ पर जो बरसेगा बहकर इस थाली में आएगा। यानी बाढ़ आना वहां कोई राज नहीं है। और अगर पक्का है तो फिर सवाल यह है कि हर साल इतनी जिंदगियां क्यों चली जाती हैं, अगर सबको पता है कि असम में बाढ़ हर साल आती। इसका जवाब सरकारें कागज दे चुकी। असम में तटबंध यानी मिट्टी की दीवारें 1954 में कुछ दिन के लिए अपनाई, क्योंकि वो जल्दी बनती थी, सस्ती थी। ये बात जल संसाधन विभाग के अपने पन्नों पर लिखी। लेकिन 70 साल बाद भी वही काम चलाऊ उपाय असम के मुख्य उपाय। यानी पट्टी को हमने इलाज मान लिया, और हालात कितने भी खराब थे, ये मैं नहीं कह रहा, असम के जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं, सुशांत जी। वो खुद विधानसभा में कह रहे हैं कि असम के करीब 4800 किलोमीटर तटबंधों में से 3000 किलोमीटर की पानी रोकने की ताकत खत्म हो गई। यानी बाढ़ आने से पहले ही सरकार ने अपने कागज पर हर 3 में से करीब 2 किलोमीटर दीवार कमजोर थी, ये माना। और इस बड़ी बाढ़ में अप्रैल से जुलाई के बीच 18 जगह तटबंध टूटे थे। जो टूटनी ही थी वो टूट गई। अब सरकार का जवाब क्या है? मंत्री पीयूष हजारिका ने विधानसभा में कहा कि ज्यादा तटबंध टिके रहे, पानी तो दीवार के 4-5 मीटर ऊपर से आए। तो सवाल यह बनता है कि अगर पानी दीवार के ऊपर से आना था तो 70 साल से हम दीवार बना किसके लिए? और एक बात और जो ज्यादा लोग नहीं जानते, ये दीवार पानी को गांव से आने से तो नहीं रोक पाती, पर एक बार पानी अंदर आ गया तो उसे लौटने जरूरी। पानी आता है एक दिन में और उतरता है हफ्तों में। जो दीवार को ढाल बनना था वो ढाल नहीं, वो बाड़ा बन जाता। पर सिर्फ दीवार को दोष देना भी आधा सच है। दो बातें और हैं। पहली, सड़कें, नई सड़कें ऊंची बना दी गई और कई जगह पुल की जगह छोटी पुलिया डाल दी। नतीजा क्या हुआ? पानी का पुराना रास्ता बंद। यानी जिसे हम विकास की सड़क समझ रहे थे वो कहीं कहीं एक और बांध बन गई। और ये बात मुख्यमंत्री ने खुद भी माना है। दूसरा, बील यानी वो दलदली जमीन जो बाढ़ का पानी सोख लेती थी। शिवसागर के पानी दिहिंग इलाके में 2001 में पानी करीब 19 वर्ग किलोमीटर में फैला था। 2021 में से 6 में जो जमीन पहले पानी पी जाती थी वो अब नहीं पीती, और वो पानी अब गांव में जाता है। तो पूरी तस्वीर देखिए, कमजोर दीवार है, बंद रास्ता है, सूखा हुआ स्पंज, ऊपर से 4 गुना बारिश। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि यह आपदा अकेले आसमान ने नहीं बनाई,
अब कोई कहेगा कि आप तो पुरानी शिकायत पर नई घटना चिपका रहे हैं। कुछ फ्लो भाई साहब, 3000 किलोमीटर दीवार कमजोर होने की बात सरकार ने इस बाढ़ के बाद नहीं मानी थी, पहले मानी थी। ये बाढ़ की सफाई नहीं है, ये उससे पहले का कबूलनामा है। अब सवाल है कि जब असम में हर साल बाढ़ आती है तो फिर बाढ़ के नाम पर असम में जो पैसा खर्चा किया जाता है वो जाता कहां? क्योंकि लोगों की डेथ तो हो रही है, बाढ़ से नुकसान हर साल हो रहा है। तो जवाब सरकार का ही समझ। सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया था 2023-24 में सिर्फ 16 किलोमीटर तटबंध के काम पर 67 करोड़ रुपए खर्च, यानी करीब 4 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर। अब मैं यहां वो नहीं कहूंगा जो कहना आसान, मैं नहीं कह रहा कि 4 करोड़ रुपए अपने आप में घोटाला हो सकता है, इसमें जमीन का पैसा हो, पत्थर का पैसा हो, कटाव रोकने का। मेरा सवाल ये है ही नहीं कि रकम ज्यादा है, मेरा सुझाव ये है कि इस 4 करोड़ में क्या क्या शामिल, उसकी पूरी लिस्ट आज तक सामने क्यों नहीं है? जिस दिन वो लिस्ट आएगी ये सवाल अपने आप मर जाए, और जब तक नहीं आती ये सवाल जिंदा है। और ये इकलौते साल की बात नहीं, 2021 से 2024 के बीच भी 637 परियोजनाओं पर 3400 करोड़ से ज्यादा लगे। वाबले पकड़िए, हर साल पानी आता है, हर साल दीवार टूटती है और हर साल पैसा जाता है और हर साल हम चौंक जाते हैं। और ये सिर्फ शक नहीं है, 2024 में शिवसागर के एक तटबंध की मरम्मत में घटिया माल लगने का भी वीडियो सामने, जांच बैठी, विभाग के 6 कर्मचारी सस्पेंड हुए। यानी एक बार माना जा चुका है गड़बड़ी होती है, तो सवाल सीधा कि इस बाढ़ के बाद कितनी जांच बैठी, कितनी एफआईआर हुई, कितने ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हुए? और ये सवाल दिल्ली से भी उतना ही पूछा जाना चाहिए जितना दिसपुर से, क्योंकि इसमें केंद्र का भी पैसा लगता है। अब सवाल कि असम में हर साल बाढ़, हर साल लोगों की मौत, क्या इसका कोई इलाज है या 70 साल से चली आ रही बीमारी का इलाज है? तो देखिए, असम की इस बीमारी का इलाज है, और यही सबसे बड़ी बात। अपने देश का उदाहरण, ओडिशा में हर साल तूफान आता है, ठीक वैसे ही जैसे असम में हर साल। 1999 में वहां एक भयानक तूफान, करीब 10,000 लोग मारे, लेकिन उसके बाद जो ओडिशा ने किया वो असम आज तक नहीं कर पाया। आपदा के लिए देश की पहली अलग संस्था बनाई गई, सैकड़ों पक्के आश्रय बनाए गए जहां लोग पहले से जाकर बैठ सके, सायरन और मैसेज से चेतावनी पहुंचाने का इंतजाम किया, और गांव गांव में लोगों की अपनी टीम खड़ी की। नतीजा क्या रहा? अगले बड़े तूफानों में लाखों लोग पहले से ही हटा दिए, मरने वालों का आंकड़ा हजारों से गिरकर 10, 15, 20 पर गया। अब समझने वाली बात यह है कि तूफान आना बंद नहीं हुआ, लेकिन लोगों का मरना बंद। हाँ, यहाँ एक बात मैं खुद मान लेता हूँ कि ओडिशा का तरीका इसलिए चला क्योंकि वहां खतरा एक तय जगह पर, समुद्र के किनारे की पट्टी पर, आश्रय बनाओ काम हो। बाढ़ की पूरी बात यह है कि पानी वहां भी गया जहां कभी नहीं। मंत्री ने खुद विधानसभा में कहा कि नजीरा, चराईदेव और तीताबार में ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं देखी, तो जहां बाढ़ कभी आई नहीं वहां आश्रय बनाने की सोचता कौन? यानी ओडिशा ने साबित किया कि जाना पहचाना खतरा संभाला सकता है, और असम की ये बाढ़ साबित कर रही है कि असम के पास खतरे का नक्शा ही पुराना पड़ चुका है, जो बताता है कि अब एक नए सिरे से असम को लेकर प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि हर साल मरने वालों की संख्या को मिनिमाइज किया सके। और ये काम सरकार का है, हमारा नहीं। हमारा काम है सरकार को इस चीज के बारे में सजग करना। फिलहाल असम में पानी उतरने लगा, ये बात सुनने में तो राहत लग सकती है, लेकिन सच कहूं तो यही सबसे डरावना, क्योंकि जहां से पानी उतरता है वहां से खबर मरना शुरू होती है, कैमरा हटने लगता है, हकाई बदल जाती है, देश आगे बढ़ता है, लेकिन पानी उतरने के बाद जो दिखता है वो और। शिवसागर के गांवों में खेतों पर बालू की ऐसी परत जमी है कि वहां खेती करना लगभग नामुमकिन। ये वही शिवसागर है, लचित बरफुकन की जमीन। साल में एक दिन हम उनका नाम लेते, बाकी 364 दिन उनकी जमीन को नॉर्थ ईस्ट कहकर एक शब्द में रखते हैं। तो सवाल है कि फिर मांग क्या? सिर्फ 3 मांग। पहली, तटबंध को इलाज मानना बंद कीजिए, सड़क और बिल को भी उसी बहस में लाइए। दूसरी, हिसाब हर साल जो करोड़ों लगते हैं उसकी पूरी लिस्ट हर गांव के दरवाजे पर चिपके। और तीसरी जो सबसे जरूरी, खतरे का नया नक्शा, जो जगह पहली बार डूबी है वो अब बाढ़ वाला इलाका मानी जाए और वहां भी पक्का आश्रय हो और पहले से पहुंचने वाली चेतावनी। ये सपना नहीं है, ओडिशा में हुआ है। मुझे खुद शर्मिंदगी है कि मैं इतने दिन बाद इस विषय पर बात रख रहा हूं। हर साल सरकार आग बुझाने आती है और हर साल तालियां बजती, पर बाल्टी आज भी छूटी है। चलते चलते एक फिर बात मैं कहूंगा, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि अगर आसमान ने ये नहीं किया तो किसी ने तो किया है। अब आपने पूरी बात सुनी, कमजोर दीवार, बंद रास्ता, सूखा स्पंज और पुराना पड़ चुका नक्शा, तो जवाब आपके पास है। दूसरी बात यह कि 68 मृत्यु का आंकड़ा आखिरी आंकड़ा नहीं, जैसा कि हमने कहा, मुख्यमंत्री खुद कहें कई इलाकों तक लोग पहुंचे नहीं।
यानी 68 उन लोगों की गिनती नहीं है जो मर गए, 68 वहां तक की गिनती है जहां कोई पहुंचा नहीं है। अगली गिनती कौन है? और क्या वो दिन आएगा जब असम में बाढ़ आएगी लेकिन लोगों की जिंदगियां नहीं जाएंगी? हमें लगता है कि इस सवाल को आपको भी उठाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से हमारी अपील है कि जो सुझाव हमने दिए उस पर वो अमल करें और आगे आने वाले वर्षों में अपने राज्य असम में लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए और ज्यादा ठोस कदम। बाकी जाते जाते आप लोगों से कि हमारी भी ताकत बनिएगा, हमारे चैनल से जुड़िएगा। अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डाल दिया। जय भारत, जय असम।